चैप्टर 7 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर इश्यू की प्रोसीजर को समझने के लिए ये पूरा चैप्टर है। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो ये जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है क्लासिफिकेशन, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इज डन विद कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1956। उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स आए एंड फाइनली दैट एक्ट विच इज रीस्ट्रक्चर इन द ईयर 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दो तरह की रजिस्टर्ड कंपनीज होगी, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। तो उसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। These two basic documents are to be submitted with Registrar of Companies, and if Registrar of Companies is satisfied with the details mentioned in Memorandum and Articles of Association, it issues Certificate of Incorporation. तो पहले समझते हैं दोनों डॉक्यूमेंट का रोल क्या है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस डॉक्यूमेंट क्रिएट्स रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ थर्ड पार्टी के साथ कंपनी का रिलेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बनता है, जिसके अंदर 6 अलग अलग क्लॉजेस है। नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, जिसके अंदर नेम ऑफ कंपनी इज डिसाइडेड। सेकंड इज रजिस्टर ऑफिस, यानी हर एक कंपनी का एक डोमिसाइल, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी को जनरेट करने के लिए और इन केस व्हेन कंपनी रिक्वायर्स टू स्यू एनी थर्ड पार्टी, इट्स ऑफिशियल एड्रेस शुड बी देयर, उसके लिए रजिस्टर ऑफिस का क्लॉज है। तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए यानी जिस पर्पस के लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है लायबिलिटी, जिसके अंदर हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैट शेयर होल्डर। उसके बाद आता है कैपिटल, कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एंड लास्ट इज एसोसिएशन, दैट हाउ मेनी पर्सन्स आर असेंबल टुगेदर, मींस इनकॉर्पोरेट दैट फॉर्म इन फॉर्म ऑफ कंपनी। तो इस तरह से पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो कंपनी और उसके थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड इट क्रिएट्स रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद इट्स मेंबर्स। इसमें इंडोर मैनेजमेंट के यानी कंपनी के रूटीन मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को प्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट से अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई होता है तो इशू किया जाता है सर्टिफिकेट फॉर इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इश्यूड फॉर द कंपनी एंड इट इंजेक्ट्स लाइफ टू द कंपनी, और यहाँ से कंपनी को एक लीगल बर्थ मिलता है। और इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का स्टेज आता है। इसमें मेमोरेंडम के जो क्लॉजेस है उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज का वायोलेशन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को अट्रैक्ट करता है, यानी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है उसके सामने पनिशेबल एक्शंस लिए जाते हैं एज पर लॉ एंड रूल्स रेगुलेशंस। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आफ्टर दैट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंडोर मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो फीचर्स है उसकी डेफिनेशन थ्रू हमें पता चलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज दैट कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स इट्स ओन सेल्फ बाय इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर 3 things. Private limited company is that company which restricts its own self by its own articles of association for 3 things. That number of members is restricted to minimum to maximum 200. No public invitation for subscription of shares or debentures. कंपनी जब अपने शेयर्स और डिबेंचर पब्लिकली इशू करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास नहीं है। नेक्स्ट है नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स कभी दूसरे किसी पार्टी को ट्रांसफर नहीं किए जाते, यानी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये 3 रिस्ट्रिक्शन जिस पे इंपोज किया जाता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद तुरंत उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू रिलाई ऑन आउटसाइड फंड। उसको बाहर के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कभी उसका प्रोक्योरमेंट हो सकता है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, और वो है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रीजन यहाँ पे ये है कि जो रूल्स है कि यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड ट्रांसफर इज कंपल्सरी। ट्रांसफर
होना ही चाहिए यहाँ पे, यानी ट्रांसफर एक लीगल राइट है शेयर होल्डर्स का। इसलिए ये तीनों फीचर्स है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स एंड पब्लिक इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड दिस शेयर्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर पार्टी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें समझना है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक नेक्स्ट सर्टिफिकेट लेना है। अगर उसके इनिशियल डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स जैसे जो इनिशियल 7 मेंबर्स है, इफ दे कैन कंट्रीब्यूट रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो दे डोंट रिक्वायर टू रिलाई ऑन आउटसाइड फंड। इन दैट सिचुएशन प्राइवेट फंड के केस में वो लोग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, और अगर उनको पब्लिक से पैसा लेना है तो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन ऑफ ऑफर है पब्लिक के लिए, जिसमें पब्लिक को इनवाइट किया जाता है सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो जो एप्लीकेशन आएगी वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं हम, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी के वक्त जो ऑफर किया जाएगा वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, और वहां पे शेयर इशू करने के लिए ये प्रोसीजर है और इस तरह की जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना है। बट बिफोर दैट टाइप ऑफ शेयर्स को समझना है। टाइप ऑफ शेयर्स दो तरह के, इक्विटी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास वोटिंग राइट है, वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में बैठते हैं, वो वोट करने के साथ साथ कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का रोल है, वही रियल ओनर्स है। दूसरे जो टाइप के शेयर्स है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन प्रेफरेंस फॉर 2 थिंग्स, उनको 2 चीजों का प्रेफरेंस दिया जाता है। उनका प्रेफरेंस है पहले डिविडेंड के लिए। डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। कंपनी के केस में जो प्रॉफिट होता है, एनुअल प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स में यानी शेयर होल्डर्स में इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले प्रेफरेंस दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये पहला प्रेफरेंस है। और दूसरा प्रेफरेंस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है तब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर हैविंग प्रेफरेंस फॉर 2 थिंग्स, वन इज डिविडेंड अगेंस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स का रोल है। और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में क्लासेस होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स and it ranges from 1 rupees to 1000 rupees. Minimum face value is 1 rupee and maximum is 1000. 1 rupee हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। इस तरह से अलग अलग क्लास के शेयर्स होते हैं इक्विटी में। और प्रेफरेंस में अलग अलग टाइप के शेयर्स हैं। तो प्रेफरेंस में 4 कैटेगरी में अलग अलग 8 टाइप के शेयर्स होते हैं। पहले है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड का राइट है वो लैप्स नहीं होता in case of loss making years or insufficient profit years if company cannot declare dividend to its preference shareholders। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट रहता है कि जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कंपनी का तो उनका करंट ईयर के डिविडेंड के साथ साथ पास्ट ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा। इस टाइप का राइट जिस तरह के शेयर्स के पास है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास है, उनको कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और ये राइट जिनके पास नहीं है वो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पर इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसा माना जाता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग यानी एक फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद इक्विटी का भी डिविडेंड फिक्स है, पर प्रेफरेंस से इक्विटी का डिविडेंड ज्यादा होता है क्योंकि उनका रिस्क का लेवल ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% है तो इक्विटी पे मोर देन 10%, टेक एग्जांपल 15% डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें राइट इक्विटी शेयर होल्डर का है, लेकिन उस राइट में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसलिए इस टाइप के शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। और जहां पे ये राइट नहीं है यानी सरप्लस प्रॉफिट में से शेयर करने का राइट जहां पे नहीं है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद कैटेगरी आती है रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। रिडीम मींस रीपे, जिसका रीपेमेंट हो जाता है यानी जिसका एक फिक्स ड्यूरेशन है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। जिसको कभी रिडीम नहीं किया जाता, रीपे नहीं किया जाता, उसको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो ओरिजिनल एक्ट 1956 था उसमें अमेंडमेंट 1988 में आया था, जिसमें मैंडेटरी प्रोविजन के हिसाब से 20 ईयर्स से ज्यादा टेन्योर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं हो सकता। और उस वक्त जो स्टैंडिंग शेयर्स थे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे अलग अलग कंपनी की बैलेंस शीट में, उनके लिए भी गाइडलाइन थी कि दे नीड टू रिडीम और रीपे
their amount of preference shareholders within time period of 20 years. So 1988 से 20 years means 2008 के बाद किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इरिडीमेबल अगर हम रीपे नहीं कर रहे तो मोर और लेस उसकी कैटेगरी इक्विटी शेयर जैसी ही हो जाती है। तो रिडीमेबल इरिडीमेबल ये नेक्स्ट कैटेगरी है। उसके बाद है कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। एक प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है। इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रेफरेंस शेयर है और अलग अलग कैटेगरी के इक्विटी शेयर है। और फिर वो शेयर्स के इश्यू की प्रोसीजर की बात आती है। जब कंपनी पहली बार एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी के वक्त यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए जो शेयर इश्यू करती है पब्लिकली, उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्योंकि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक प्राइवेट फंड का ऑप्शन है, जब इनिशियल डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि वो ही फाइनेंस करेंगे। अब कितना फाइनेंस होता है तो ये समझना है कि कंपनी की एक एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट और फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल मींस एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, ऑल फैसिलिटीज इज टू बी क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये फिक्स एसेट्स का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल पूरा कंप्लीट हो यानी एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, देन कन्वर्ट इनटू वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश गुड्स, वहां से फिनिश गुड्स में, देन सेल यानी डेटर्स में कन्वर्जन, डेटर्स के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसके बाद बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस रिलीज हो, वहां तक की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो जाए यानी एस्टैब्लिशमेंट प्लस फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो जाए, वो टोटल अमाउंट की कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है और उतना फंड कंपनी को चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 45 लाख रुपीस की जरूरत है तो कंपनी ग्रॉस अप करके 50 लाख रुपीस के शेयर्स इश्यू करती है यानी इश्यूड कैपिटल हुआ 50 लाख और उसका 90% एटलीस्ट 90% यानी 45 लाख इज कंसिडर्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी हैज टू रिसीव अमाउंट एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके बाद ही कंपनी वो पैसे को यूज कर सकती है। बोरोइंग पावर एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, लैंड बिल्डिंग परचेज किया जा सकता है, उससे पहले ये सब प्रोसीजर नहीं हो सकती। इसलिए ये प्रोसीजर के लिए जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन गेन करने का एश्योरेंस ये प्रमोटर्स को आइदर प्राइवेट फंड से और पब्लिक फंड से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना होता है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा आता जाता है, शेयर एप्लीकेशंस का पैसा आता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लेवल जब तक अचीव नहीं होता, दैट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। अ सेपरेट बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर इश्यू पर्पस और उस अकाउंट में जो शेड्यूल बैंक में होता है वहां पे अमाउंट डिपॉजिट होता जाता है। जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लेवल अचीव होता है, कंपनी कैन यूज दैट फंड फॉर परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड कैन एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है शेयर इशू करने की, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है और अकाउंटिंग एंट्रीज और बैलेंस शीट के फॉर्मेट हमें इसके लिए समझने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कंपनी के मैनेजमेंट के रिलेटेड। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपना कंसेंट एक ऑफिशियल सील के थ्रू प्रेजेंट करता है और वो ऑफिशियल सील और सिग्नेटरी अथॉरिटी की साइन तब जाके वो कंपनी का डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता है। और उसके लिए अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं। 3 तरह के रेजोल्यूशन है। एक है बोर्ड रेजोल्यूशन जो माइन्यूट मैटर्स है, माइक्रोस्कोपिक जो डे टू डे एक्टिविटी की मैटर्स है, जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंटली लेने हैं, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। और उससे ऊपर की जो मैटर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन की जो मैटर है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेज आता है जनरल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का। वो रेजोल्यूशन कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास होता है। ऐसी मीटिंग 2 तरह की हो सकती है, जो हर साल होती है एक बार, वो एनुअल जनरल मीटिंग है। 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम को कंडक्ट करना होता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है। या तो 2 एजीएम के बीच में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और मेंबर्स को बुला के रेजोल्यूशन पास कराना पड़े, तो वो जो दूसरी मीटिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी उसे ईजीएम कहा जाता है। तो एजीएम या ईजीएम में जो रेजोल्यूशन पास करते हैं अदर देन बोर्ड रेजोल्यूशन, वो है पहला जनरल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसमें 51% मेजोरिटी चाहिए शेयर होल्डर्स की। जो रेजोल्यूशन पास करना है उसकी फेवर में अगर 51% वोट कास्ट होते हैं तब जाके वो रेजोल्यूशन पास होता है, यानी वो डिसीजन कंपनी एक्सेप्ट करती है। उसके आगे का लेवल है स्पेशल रेजोल्यूशन का। उसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। शेयर होल्डर्स जो प्रेजेंट होते हैं
मीटिंग में उनकी 3/4 मेजोरिटी यानी 75% वोट फेवर में आने चाहिए, बराबर, तब जाके वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स है, जैसे अगर हम रजिस्टर ऑफिस का एक एग्जाम्पल लें और अहमदाबाद में अगर नारायणपुरा से नवरंगपुरा में शिफ्ट करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है। डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर स्टेट की टेरिटरी चेंज करनी है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जैसा डिसीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेजोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। बेसिक के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके ऊपर की मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और उससे आगे के लिए 3/4 मेजोरिटी के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। इसलिए कंपनी का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके सर्टेन प्रोविजंस लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत माइन्यूटली तैयार किया जाता है, क्योंकि हर बार कंपनी के लिए मेंबर्स को बुलाना और 3/4 मेजोरिटी से स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ऐसी जो भी एडवांस लेवल की मैटर्स है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, उन सबको माइक्रोस्कोपिकली डिजाइन किया जाता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफर में जब शेयर इश्यू किया जाता है तब की ये प्रोसीजर है, और उसके लिए हमने यहाँ पे 6 अलग अलग जर्नल एंट्री को प्रेजेंट किया है। हर एक स्टेज की 2 एंट्री है, ऐसा समझना है आपको। हर एक स्टेज की 2 जर्नल एंट्री है। एक्चुअल जब कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यानी बैंक बैलेंस बढ़ता है और कैपिटल अकाउंट यानी ओनर ने प्रोवाइड किया इसलिए कैपिटल अकाउंट आता है। अब यहाँ पे हम शेयर कैपिटल लिखेंगे कैपिटल की जगह पे, और प्रिसाइसली बात करें तो अगर इक्विटी शेयर इश्यू हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर हुआ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। यानी अल्टीमेटली कैपिटल को ही यहाँ पे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। बट सिचुएशन ये है कि कंपनी कैन कलेक्ट इट्स अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और फेस वैल्यू यानी रजिस्टर्ड वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं। कंपनी के मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है और वो कितने शेयर्स में डिवाइड हुई है और हर शेयर की प्राइस क्या है वो मेंशन किया जाता है। वो जो प्राइस है उसको रजिस्टर्ड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहा जाता है, और वो फेस वैल्यू की अमाउंट कंपनी टुकड़ों में यानी पार्ट्स में मंगा सकती है। जो फर्स्ट पार्ट मंगाया जाता है वो एप्लीकेशन का स्टेज है। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला जाता है। यहाँ पे ये एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली 2 ही फोल्ड बचते हैं, बैंक और शेयर कैपिटल। तो ये फर्स्ट स्टेज की 2 एंट्री है। खास बात ये समझनी है कि पहले पैसा आता है, फंड आता है और फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे कंपनी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सब एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसके साथ नेसेसरी अमाउंट का फंड यानी चेक इशू किया जाता है वहां से। तो ये पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन का फंड ट्रांसफर करने के लिए एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट स्टेज जो है वो अलॉटमेंट का स्टेज है। एक बार शेयर अलॉट हो जाए यानी ये एप्लीकेशन का पैसा आ जाए, उसके बाद शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अब अलॉटमेंट करने के लिए भी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो सबको इशू किया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन है यानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा रिस्पॉन्स आया, पब्लिक के पास से ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी 3 अलग अलग डिसीजन ले सकती है। एक है फुल अलॉटमेंट का डिसीजन, फुल अलॉटमेंट है, और दूसरा है प्रोरेटा अलॉटमेंट यानी प्रोरेटा में जो अप्लाई किया गया उससे लेस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाता है, और तीसरा है आउटराइट रिजेक्शन यानी कंप्लीटली रिग्रेट शो करके उनको फंड वापस कर दिया जाता है कि उनको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ है। तो एक है फुल अलॉटमेंट, दूसरा है प्रोरेटा अलॉटमेंट और तीसरा है आउटराइट रिजेक्शन। और ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्रिएट होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए उसको सारे एप्लीकेंट के शेयर्स को अलॉट करने हैं। अब जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाए नेक्स्ट स्टेज पे अलॉटमेंट का मनी ड्यू होता है। अब पहले ड्यू की एंट्री आएगी, यानी जो फर्स्ट स्टेज में सेकंड एंट्री थी वो एंट्री यहाँ पे फर्स्ट आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब एप्लीकेंट को डिमांड नोटिस कंपनी की साइड से जाएगा कि ये उनका नेक्स्ट स्टेज का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ है, और जब वो रिसीव होगा तब एंट्री आएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कॉल। अब स्टेज वाइज चेक किया जाए तो फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन है, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट है, और उसके बाद के जो अलॉटमेंट के बाद के जो स्टेजेस है उसको कॉल कहा जाता है। मैक्सिमम 3 कॉल कंपनी कर सकती है, और अगर पूरा पैसा एक साथ लमसम में मंगा दिया है तो एक ही अकाउंट खुलेगा टेम्पररी में, वो होगा शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। कंबाइनली शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुलेगा।
अदरवाइज पहले यहाँ शेयर एप्लीकेशन ओपन हुआ, फिर ये क्लोज हुआ कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट ड्यू करने पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल ड्यू होता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ कॉल लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, डिपेंड ऑन सिचुएशन 3 कॉल मैक्सिमम पॉसिबल है, इसलिए शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल ये कॉल ड्यू करने की एंट्री है, और जब हम कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर कॉल। तो अल्टीमेटली ये 6 एंट्री के बाद ये एक ही एंट्री बचेगी बैंक टू कैपिटल, यानी 2 ही फोल्ड अफेक्ट होंगे, एक बैंक है और दूसरा है शेयर कैपिटल। पर ये पार्ट में मंगाया है, इसलिए हर एक स्टेज पे एक एक टेम्पररी अकाउंट ओपन होता है, और वो टेम्पररी अकाउंट से शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल वो ओपन होने के बाद इमीडिएटली फंड रिसीव करने के बाद क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री समझनी है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कंपनी की शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है लायबिलिटी साइड, उसका टाइटल है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज का स्टेज है और फिर करंट लायबिलिटीज। तो 3 जगह से सोर्स ऑफ फंड कंपनी को मिलता है, एक है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा है करंट लायबिलिटी। और असेट साइड पे जो दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट का, असेट साइड, ये वर्टिकल फॉर्म होता है बैलेंस शीट का, और उसमें असेट साइड पे पहला है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट यानी फिक्स एसेट, उसमें 2 पार्ट है, एक है इंटेंजिबल, दूसरा टेंजिबल। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सारी आइटम्स आती है। करंट एसेट्स है, इसके अंदर कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आइटम्स आती है। और यहां से असेट्स और लायबिलिटी का टोटल एसेट इन किया जाता है, और इस तरह से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनता है। अगर नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो उसमें भी 2 डायमेंशन है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसके अंदर बैंक लोन हुआ, डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, वो सब आता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो लॉन्ग टर्म की प्रोविजंस है वो यहाँ पे आती है। करंट लायबिलिटीज में भी 2 पार्ट है, उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आती है। तो इस तरह से बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। तो नोट्स टू अकाउंट में हमने यहाँ पे एक केस लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को समझने के लिए, कि कितने पार्ट में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला स्टेज आता है ऑथोराइज कैपिटल। यहाँ पे एग्जांपल है कि 5000 शेयर कंपनी ने इशू की है, 10 रुपए का एक है ए क्लास, और दूसरा है बी क्लास जिसमें 3000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। तो ऑथोराइज कैपिटल जो मैक्सिमम कैपिटल है, जो कंपनी के मेमोरेंडम में आता है, उसको प्रेजेंट करना है पहले। 50,000 ए क्लास और 3 लाख रुपीस बी क्लास, तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल की वैल्यू होगी 3,50,000। इशूड कैपिटल, अगर 5000 में से 4000 शेयर इशू हुए और 10 का एक है तो 40,000 रुपए की इशूड कैपिटल है, और 2000 शेयर्स ऑफ बी क्लास ऑफ 100 ईच, तो 2 लाख रुपीस की बी क्लास की कैपिटल है, तो टोटल इशूड कैपिटल होगी 2,40,000। अब उसमें से कितने शेयर की एप्लीकेशन आती है अपने पास, उसके लिए जो मेन अमाउंट है कैपिटल का वो है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 डायमेंशन है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में वो शेयर्स आते हैं जिसपे पूरे पैसे हमने मंगाए, यानी कंप्लीट फेस वैल्यू मंगाई है और वो पूरे पैसे हमें मिल चुके हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में 2 तरह के शेयर्स आते हैं, एक जिसपे पूरे पैसे कंपनी ने मंगाए नहीं है, यानी पार्टली पेड है, या तो जिसपे पूरे पैसे मंगाए हैं कंपनी ने फुल फेस वैल्यू जितने, पर किसी डिफॉल्टर ने किसी रीजन से पैसे नहीं चुकाए। अगेन 2 तरह के कैपिटल आएंगे सब्सक्राइब के अंदर, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में वो शेयर्स आएंगे जिसपे फुल फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल कर दिया है और कंपनी ने रिसीव कर लिया है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में 2 तरह के शेयर्स आएंगे, एक जिसपे कंपनी ने पूरे अमाउंट को यानी फुल फेस वैल्यू को कॉल नहीं किया है, दूसरा जिसमें फुल फेस वैल्यू कॉल तो कर दिया है पर पूरा फेस वैल्यू रिसीव नहीं हुआ है। तो ये 2 तरह के शेयर्स आएंगे। यहाँ पे समझते हैं कि अगर 3000 शेयर्स हैं, 3000 शेयर है 10 का एक, जिसमें फुल्ली पेड हो चुके हैं, तो वो 30,000 रुपए की फुल्ली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में हमने ये ऊपर वाली कैटेगरी में से यानी ए क्लास में से 500 शेयर लिए हैं कि अदर देन दिस 3000 हमने इशू किए थे 4000, उसमें से 3500 की एप्लीकेशन आई है, तो 3000 फुल्ली पेड है, उसमें से उसके बाद 500 शेयर ऐसे है जो जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला है। ड्यू तो पूरा कर दिया था हमने कि 500 शेयर पे 10 रुपए मंगाए यानी 5000 रुपए हमने ड्यू कर दिए, बट एक डिफॉल्टर 500 शेयर पे 3 रुपए नहीं भर पाया,
कॉल के पैसे नहीं भर पाया, तो 1500 रुपए उससे नहीं मिले। जो अमाउंट, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, इट इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। और जो अमाउंट था कॉल्ड अमाउंट 5000, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने पे रिसीव्ड अमाउंट 3500 मिलेगा। तो ये एक पार्ट आएगा, वो शेयर्स जिसपे फुल फेस वैल्यू कॉल की गई है पर मिली नहीं है। दूसरी टाइप है वो शेयर्स जिसपे फुल फेस वैल्यू मंगाई ही नहीं है, जो पार्टली पेड है। जैसे 2000 शेयर है, 100 का एक, पर उसमें 80 रुपीज ही मंगाए गए, यानी 1,60,000। इन दोनों का एडिशन करने पे हमें जो मिलता है वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का टोटल है, वो अमाउंट है 1,63,500। और उसको अगर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड के साथ मर्ज करें तो हमें फाइनल अमाउंट मिलता है सब्सक्राइब कैपिटल का, और उसकी वैल्यू है 1,93,500। ये जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट के साथ हम प्रेजेंट करेंगे कि भाई शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के हिसाब से 1,93,500। और दूसरा करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आइदर कॉम्प्यूटेशन से या कैशबुक के प्रिपरेशन से जो करंट एसेट्स है 1,93,500 कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस हमने रिसीव किया है। तो इस तरह से इश्यू प्रोसीजर के बाद बैलेंस शीट का टोटल 1,93,500 होगा। और यहाँ पे दो डायमेंशन, दो कंपोनेंट बैंक और कैपिटल आ जाएंगे। बैंक करंट एसेट का हिस्सा बनेगा और कैपिटल शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगा, जो शेयर होल्डर्स फंड के अंडर की कैटेगरी में आएगा। एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है टॉपिक का। उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक में से लिए हमने। एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स को पहले समझते हैं हम। नोट्स टू अकाउंट्स में 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 का एक, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 10% के, वो 100 रुपए का है। तो 1 लाख और 10 का एक यानी 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल हुई, और 10,000 शेयर 100 का एक यानी 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर हुए। तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल हुई 20 लाख रुपीज। उसमें से 55,000 शेयर्स इश्यू करने, इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे हैं, 10 रुपए का एक है, तो 5,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हुआ, और 10,000 शेयर 100 का एक यानी 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुए, तो 15,50,000 रुपए इश्यूड कैपिटल की अमाउंट है। फिर आगे बढ़ते सब्सक्राइब कैपिटल के लिए हमें बोला गया है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का वो सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी 5 लाख रुपए उसके मिले। और प्रेफरेंस शेयर्स में 10,000 शेयर्स 10 का एक और 100 रुपए का एक, उसमें 80 ही पेड अप है, 80 ही पेड अप है। तो देखिए यहाँ पे पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में इक्विटी शेयर्स की अमाउंट आएगी, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में वो शेयर्स जिसपे या तो पूरा पैसा मंगाया नहीं है या तो पूरा पैसा मिला नहीं है, वो दोनों टाइप के यहाँ पे आएंगे। मिला नहीं है ऐसा केस यहाँ पे है नहीं, पर जो नहीं मंगाया यानी पार्टली पेड वाला केस है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 100 की जगह 80 रुपीज मंगाए गए, इसलिए 8 लाख रुपए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएंगे, और टोटल सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट होगी 13 लाख रुपीज। ये 13 लाख को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में प्रेजेंट करेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्रेजेंट करेंगे 13 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से जर्नल एंट्रीज के सम्स आ रहे हैं। उसमें पहला है ए लिमिटेड का केस, जिसमें 2 लाख शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं, 10 का एक है, एक साथ लमसम में अमाउंट मंगाया है। अब ये बात समझनी है, जब हम स्टेज वाइज मंगाते हैं पैसे तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ऐसे अलग अलग इंटरमीडिएट अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट्स खोले जाते हैं। पर जब एक साथ लमसम मंगाया जाए तो जो अकाउंट खुलेगा वो होगा इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसा कंबाइंड टर्म से एक अकाउंट खुलेगा। तो 2 लाख शेयर 10 रुपए का एक, 20 लाख रुपए रिसीव किए और फिर वो 20 लाख रुपए को ट्रांसफर किया गया है कैपिटल में, तो दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 20,000 इक्विटी शेयर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा टेक्निकल है। 20,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 3 rupees इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, 3 rupees इज कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट, 2 on फर्स्ट कॉल एंड 2 on फाइनल कॉल। ये इसका मार्कअप किया गया है, स्प्लिट करके दिया है 10 रुपए की फेस वैल्यू को, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल। मैक्सिमम 3 कॉल हो सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉल दिए गए हैं। सिचुएशन ये है कि कंपनी ने फाइनल कॉल अब तक ड्यू नहीं किया है, फाइनल कॉल अब तक ड्यू नहीं किया है, यानी कंपनी ने अब तक 3, 3, 6 और 2 8 रुपए ही कॉल किए है। इसमें पहले स्टेज पे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी जितना इश्यू करना चाहती थी 20,000 शेयर, उतने शेयर की एप्लीकेशन आ गई है। तो पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 into 3 rupees, so 60,000। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उस इक्विटी शेयर कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा 60,000,
जिसके लिए सेकंड एंट्री पास होगी। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 अमाउंट आएगी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है 20,000 के एप्लीकेंट्स में, एक शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर ऐसा है शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट के वक्त दोनों कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा एक साथ भर दिया है अलॉटमेंट के वक्त ही। तो ये जो दूसरी एंट्री आएगी यहाँ पे आफ्टर अलॉटमेंट ड्यू कि बैंक टू ईएस अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, इसमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट जो ड्यू किया है 60,000 उसका तो पूरा पैसा हमें मिलेगा, उसके साथ साथ 1,000 शेयर पे 4 रुपए हमें एडवांस में मिल रहे हैं, तो वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, इसलिए 4,000 विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस एंड टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 64,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज यानी 40,000 अमाउंट ड्यू होगा। खास ध्यान रखना है कि ड्यू करते वक्त शेयर्स कभी रिड्यूस नहीं करने हैं। ड्यू करते वक्त शेयर्स तभी रिड्यूस होंगे जब शेयर्स फॉरफिट हुए हो, वो बाद में नेक्स्ट टॉपिक में डिसाइड करेंगे, हम फॉरफीचर के प्रोसीजर देखेंगे तब। लेकिन फिलहाल जो ड्यू कर रहे हैं, जिस स्टेज पे हम शेयर्स पे अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तब कभी नंबर ऑफ शेयर्स में अमाउंट रिड्यूस नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि अगर एडवांस में मिल गया तो यहाँ पे 20,000 पे ड्यू होगा कि 19,000 पे, तो ड्यू की एंट्री 20,000 शेयर्स पे ही होगी, ये ध्यान रखना है। इसलिए फर्स्ट कॉल ड्यू किया 20,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज पर शेयर, तो 40,000 ड्यू हुआ। रिसीव करते वक्त अब 40,000 हमने ड्यू किया है पर पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि 2,000 पहले से हमें मिल चुका है, इसलिए वो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुआ था 4,000 रुपए से, उसमें से 2,000 जो फर्स्ट कॉल जितनी अमाउंट है वो यहाँ पे डेबिट होगी कॉल्स इन एडवांस, और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 38,000। यानी आउट ऑफ दैट ड्यू अमाउंट ऑफ 40,000, 38,000 इज रिसीव एंड 2,000 जो पहले रिसीव किया था वहां से सेट ऑफ किया जाएगा। तो और ये लास्ट एंट्री होगी क्योंकि फाइनल कॉल क्वेश्चन के हिसाब से ड्यू नहीं हुआ है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि बैंक बुक यानी कि कैश बुक विद बैंक कॉलम प्रिपेयर करना है और कंपनी की बैलेंस शीट शो करनी है। तो पहले कैश बुक या बैंक बुक को समझते हैं। तो जब भी बैंक बुक के लिए आपको पूछा जाए तो खास ध्यान रखना है कि बैंक वाली कोई एंट्री नहीं आ सकती, क्योंकि जर्नल में एंट्री करेंगे और कैश बुक भी प्रिपेयर करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, 2 बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा तो 2 बार पोस्ट होगा, तो इस तरह से अकाउंटिंग एरर कमिट होगी। इसलिए खास ध्यान रखना है जब कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोले या बैंक कॉलम कैश बुक के लिए जब भी बोला जाए, हमें बैंक वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, वो सीधा कैश बुक के अंदर आएगा। इसकी वजह से जो पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी जर्नल के फॉर्मेट में, ये एंट्री हट गई। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है प्रोसीजर को समझने के लिए, पर जब प्रैक्टिकली हम सम कर रहे हैं तब ये पहली एंट्री नहीं आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसकी जगह बैंक में डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का 60,000 आएगा। फिर दूसरी एंट्री में बैंक का फोल्ड नहीं है इसलिए ये एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड होगी। थर्ड एंट्री भी जर्नल में रिकॉर्ड होगी क्योंकि इसमें भी कोई बैंक का फोल्ड नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए ये एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं होगी जर्नल में, ये पूरी एंट्री आ जाएगी डायरेक्ट कैश बुक में। तो यहाँ पे ईएस अलॉट एंड कॉल्स इन एडवांस, ईएस अलॉट एंड कॉल्स इन एडवांस के 60,000 एंड 4,000 को शो करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री जो कॉल ड्यू करने की है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें कोई बैंक का फोल्ड नहीं है इसलिए वो भी शो करेंगे जर्नल में। उसके बाद जब रिसीव करेंगे तब एंट्री है बैंक कॉल्स इन एडवांस टू ईएस फर्स्ट कॉल, उसमें से कॉल्स इन एडवांस टू ईएस फर्स्ट कॉल वाला जो पार्ट है 2,000 रुपए का, वो जर्नल में रहेगा क्योंकि उसमें बैंक फोल्ड नहीं है। कॉल्स इन एडवांस टू ईएस फर्स्ट कॉल 2,000 रुपए से जर्नल में एंट्री होगी, और ये जो बैंक की अमाउंट है 38,000 की, वो डायरेक्टली कैश बुक में प्रेजेंट होगी और वहां पे लिखेंगे हम टू ईएस फर्स्ट कॉल, और इसके बाद कैश बुक का बैलेंस हमें मिलेगा 1,62,000। अब डिस्क्लोज करना है इसको हमें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें फर्स्ट टाइटल शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे रिजर्व्स की कोई बात नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, 2 पार्ट आएंगे। उसके बाद असेट्स, जिसमें नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर हुए हैं। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल नहीं दी गई। फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल के बारे में, फर्स्ट टाइटल आएगा नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। नोट्स में नंबरिंग करना है और जिस नंबर की नोट है वो ये नोट्स टू अकाउंट्स का जो कॉलम है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नोट नंबर का, वहां पे वो नोट नंबर को मेंशन करना है। तो फर्स्ट नोट है शेयर कैपिटल की, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट इश्यूड कैपिटल के लिए बोला गया है कि 20,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक, इसलिए 2 लाख रुपए की इश्यूड कैपिटल है।
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के लिए सब्सक्राइब कैपिटल। तो नेक्स्ट टाइटल आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहाँ पे दो बातें हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, जिसमें कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए और पूरे पैसे मिल गए, बट ऐसी कैटेगरी का कोई शेयर है ही नहीं, इसलिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि सारे शेयर पार्टली पेड है। हमने जो मंगाया है वो फर्स्ट कॉल तक ही मंगाया है, फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुआ है, यानी 8 रुपए ही मंगाए, तो पार्टली पेड है, इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में वो शेयर्स आएंगे। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स और 8 रुपए का एक है, यानी 1,60,000, ये कॉल्ड अप अमाउंट है और वही हमने रिसीव किया है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल की अमाउंट आएगी 1,60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमने कैश बुक पे से निकाला है वो है 1,62,000। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल नोट नंबर 1 के हिसाब से 1,60,000 और ये नोट 2 के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,62,000। तो सवाल है कि 2,000 रुपए का डिफरेंस कैसे आएगा। तो 2,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस में जो क्रेडिट हुए थे 4,000, उसमें से 2,000 सेट ऑफ हुए, अभी भी 2,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस बाकी है, यानी कंपनी ने ये एडवांस में रिसीव किया है, कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है और एक करंट लायबिलिटी का हिस्सा बनता है, इसलिए लास्ट नोट है कॉल्स इन एडवांस की 1,000 शेयर पे 2 रुपए अभी एडवांस में हमारे पास पड़े हैं, 2,000 रुपए की अमाउंट कॉल्स इन एडवांस जो करंट लायबिलिटी में मेंशन करेंगे नोट नंबर 3 के हिसाब से, और एट लास्ट बैलेंस शीट का टोटल हमें मिलेगा 1,62,000। थैंक यू।